हेलो गाइस, स्वागत है आपका M2 फिजिक्स क्लासेज में। तो जैसा पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में अपने पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर के ऊपर आधारित, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आधारित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो ज़्यादातर एग्जाम में आती रहती हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आती हैं, रीट के एग्जाम में भी आती हैं, आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम है, नेवी एयरफोर्स की जो एग्जाम है, उनके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन बार बार इन पर आधारित पूछे जाते हैं। तो अपन अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, ये जो एन है इसका मतलब है यहाँ नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं, और दूसरा है कि आवेश का मान क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो अब यहाँ क्या कहा गया कि जैसे मान लो कि अपने पास ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब दिए जा रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि इस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो वस्तु है ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसका मतलब इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पर, या जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग कि द्रव्यमान में वृद्धि होने पर, तो द्रव्यमान में वृद्धि कब होगी, जब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉन यदि त्यागती है कोई वस्तु तो द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इसका मतलब ये जो है वस्तु, इस वस्तु को ऋणावेशित कर दिया गया है, तो उससे क्या होगी, इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो द्रव्यमान में जो वृद्धि है वो कितनी दी गई है, यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 9.1 नैनोग्राम, 9.1 नैनोग्राम दी गई है। तो अपन यहाँ पर पहले कन्वर्ट करेंगे इसको नैनोग्राम को। तो नैनोग्राम मतलब है 10 की घात -9, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। अब यहाँ पर ग्राम है, इस ग्राम को भी अपने को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपन ने कन्वर्ट किया इसको, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -9 इंटू, अपने को पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 10 की घात -3 ग्राम। तो यहाँ अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की घात -3 से, और मात्रा क्या बन जाएगा, किलोग्राम। तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू हुई 9.1 इंटू 10 की पावर -9 पावर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने माइनस का 3 है, तो 10 की पावर कितनी होगी टोटल, -12 है किलोग्राम। इतनी क्या होती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। अब यदि अपन ये कहें यहाँ पर कि भाई आपने उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, n इलेक्ट्रॉन दिए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है, उस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m। तो इन n इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, n गुणा कितना हो जाएगा, m। और ये जो n इंटू m अपने को मिला, यही क्या है, द्रव्यमान में वृद्धि, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन ही तो क्या हो रहे हैं, इस वस्तु के ऊपर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इसलिए अपन ये जो वैल्यू है अपने को n इंटू एम ई, यही क्या है, द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि है। तो अपने पास यहाँ पर मिल गया अपने को डेल्टा एम बराबर n इंटू कितना, एम ई। तो अब अपने को डेल्टा एम की वैल्यू दी गई है। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है
वो अपने को पता है कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। ये वैल्यू अपने को क्या करनी है, याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा एम की वैल्यू अपने को दी गई है यहां पर, कितनी है अपने पास, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 12 इक्वल एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये अपने को कैलकुलेट करनी है, इनटू एम ई इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो इस वैल्यू को इधर क्या कर दें, पक्षांतरित कर दें, तो अपने को मिल जाएगा n इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। 9.1 से 9.1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने को मिल जाएगा यहाँ से 10 की पावर माइनस 12 है इंटू ये 10 की पावर माइनस 31 है, इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, तो प्लस में बन जाएगा। तो 10 की पावर 31, तो अपने को यहाँ से मिला 10 की पावर कितना बन जाएगा, माइनस का 12 है प्लस 31, क्योंकि अपने को पता है कि आधार समान होता है अक्ष की पावर m इंटू अक्ष की पावर n, जहाँ क्या फॉर्मूला बनता है कि अक्ष की पावर m प्लस कितना होता है n, मतलब आधार समान है। तो ये जो घात है, ये घातें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अपने को भी यहाँ पर मिल गया अपने, तो यहाँ से 31 में से 12 को घटा दें, तो 11 में से 2 गए, कितने बच गए, 9, और 3 में से ये कितने बच गए, 2, तो कितना बच गया, 1। तो अपने को वैल्यू मिली n इक्वल टू 10 की पावर 19, मतलब कि अपने को 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस वस्तु को देने होंगे। ये इतने इलेक्ट्रॉन जो है उस वस्तु को क्या करने, अपने को देने हैं, जिससे उस वस्तु के अंदर कितनी द्रव्यमान में वृद्धि होगी, 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पर सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा, आवेश का मान क्या होगा। अब आवेश का मान अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आवेश का मान कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसा अपन ने आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था, उस आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में अपन ने क्या कहा था कि कोई वस्तु है वो n इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, ग्रहण करती है या त्यागती है, तो उस वस्तु के ऊपर टोटल जो आवेश का मान होगा वो आवेश Q बराबर कितना होगा, NE के बराबर होगा। तो अपन आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है, क्वांटीकरण सिद्धांत, इस क्वांटीकरण सिद्धांत में अपने कहा कि Q बराबर कितना होता है, NE होता है, जहां Q उस वस्तु के ऊपर टोटल आवेश, n क्या है, ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अपन ने यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 10 की घात जो 19 है, n इक्वल टू अपने को वैल्यू मिली 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने दिए थे। तो अब आवेश की वैल्यू याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, Q इक्वल टू n की जो वैल्यू है 10 की घात 19 है, इंटू E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो यहां अपने को मिला 1.6 गुणा 10 की घात प्लस 19 और 10 की घात माइनस 19। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना बना लिया, 1.6 गुणा 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो अपने को वैल्यू मिल गई Q इक्वल टू 1.6। आवेश है तो आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। तो अपने कितना आवेश दिया इसको, 1.6 कूलम का क्या दिया गया, आवेश दिया गया यहां पर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो मुख्य मुख्य बातें दी गई है, उनको क्या करें, सबसे पहले अंडरलाइन करें, उनको फिर लिखें, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो फॉर्मूले लगते हैं उनको अपने को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो यहां क्वेश्चन में क्या दिया गया कि निर्वात,
जैसे अपन अंडरलाइन करते हैं कि एक बात को यहाँ पर निर्वात, कि जो मीडियम है वो कैसा है, निर्वात है, में दो बिंदुवत आवेश रखे गए हैं और उनके मध्य जो बल है वो कितना न्यूटन है भाई, 18 न्यूटन है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं कि दो आवेश, ये कोई आवेश Q है, दूसरा आवेश मान लिया कि ये Q1 है, दूसरा आवेश जो है वो कितना है, Q2 है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे गए हैं, R दूरी पे रखे गए हैं, और इनके मध्य क्या है, निर्वात है, निर्वात। तो इस निर्वात की उपस्थिति में इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है, एफ नोट बराबर कितना है, 18 न्यूटन है। मतलब अपन निर्वात में जो लगने वाला बल है उसको एफ नोट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ नोट बराबर कितना है, 18 न्यूटन है यहाँ पर। अब आगे क्या दिया गया, यदि 1 mm मोटाई और 6 परावैद्युतांक, 6 परावैद्युतांक का मतलब अपन ने परावैद्युतांक, किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसको अपन ने किससे लिखा था, एप्सिलॉन आर से। तो अपने को किसकी वैल्यू मिल गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल गई कि एक कांच की जो पट्टिका है वो इन दोनों आवेशों की क्या रख दी गई है, मध्य रखी गई है। तो बल का मान ज्ञात करो। मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है, जब कांच की पट्टिका रख दी गई इसका मतलब क्या रख दी, क्या हो गया, एक माध्यम, दोनों आवेशों के बीच में अपने क्या रख दिया, माध्यम। तो माध्यम की जो उपस्थिति है, इस उपस्थिति में अपने को क्या निकालना है, बल का मान निकालना है। तो एफ, माध्यम की उपस्थिति में जो बल है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अपने को दे दिया गया एप्सिलॉन आर, माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो भाई अपने को तीन चीजें अपने को मिलती हैं यहाँ पर कि माध्यम, निर्वात में परावैद्युतांक, जो सॉरी निर्वात के अंदर लगने वाला बल, माध्यम में जो लगने वाला बल है वो अपने को कैलकुलेट करना है, और परावैद्युतांक दिया गया है। तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, माध्यम के जब परावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ी थी, तो अपने क्या लिखा था कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, वो निर्वात की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां अपने पास क्या क्या दिया गया, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 6 दी गई है। निर्वात की उपस्थिति में बल अपने को 80 दिया गया है, 18 न्यूटन दिया गया है, और नीचे अपने पास क्या बचा, माध्यम के अंदर लगने वाला बल, माध्यम की उपस्थिति में बल, और यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो एफ एम बराबर 18 बटा कितना हो गया, 6, तो बराबर काट देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 6 3 18। तो कितना बल मिला, 3 न्यूटन। मात्रक अपने को हर कंडीशन में लगाना अनिवार्य होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं एग्जाम के अंदर तो मात्रक अवश्य लगाएं, नहीं तो क्या किया जाएगा, नंबर डिडक्ट किया जाएगा, नंबर काटे जाएंगे। इसलिए अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 6 परावैद्युतांक की जब कांच की पट्टिका रखेंगे इन दोनों आवेशों के बीच में, तो जो बल है वो पहले कितना न्यूटन था, 18 न्यूटन था, वो घट के कितना न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन हो गया। और ये अपने पहले भी कहा था कि भाई सबसे ज्यादा जो बल होता है वो किसके मध्य होता है, निर्वात में होता है। और उसके बाद यदि कोई भी माध्यम रखोगे तो जो बल की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, फिर वही बात यहां पर, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया था। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, और निरपेक्ष विद्युतशीलता को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पर पहला जो पोर्शन है उसमें पूछा गया है अपने को कि भाई आपको निर्वात की जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो कितनी होगी, और दिया क्या गया, माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना दिया गया, 6। तो इन दोनों में अपने क्या रिलेशन पढ़ा था कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन आर होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट जो है इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता थी, तो इसकी वैल्यू अपने पढ़ी थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। तो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर अपने को दिया गया है, परावैद्युतांक दिया गया है 6, तो 6, और यहाँ से इसको अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने पर अपने को किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन जो है माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो अपने को प्राप्त होगी। अब सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है
दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब वायु की उपस्थिति में, या जिसको अपन कह सकते हैं निर्वात की उपस्थिति में बल, इससे रिप्रेजेंट किया अपने एफ नोट से करते हैं। तो कितना न्यूटन दिया गया? 80 न्यूटन दिया गया, 80 न्यूटन बल दिया गया है। अब क्या कहा गया? जब इन्हीं आवेशों को एक पराविद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, मतलब जब निर्वात था तो यहाँ क्यू आवेश है, यहाँ पर भी कितना आवेश है? क्यू है, और दोनों कितनी दूरी पे रखेंगे? आर दूरी पे रखेंगे। अब इनके बीच में क्या रखा गया? पराविद्युत माध्यम, पराविद्युत माध्यम रखा गया है। और पराविद्युत माध्यम में रखने के बाद उनको वापस उतनी ही दूरी पर क्या रखा गया? देखो, उतनी ही दूरी पर रखा जाता, मतलब पहले कितनी दूरी पर थे? आर दूरी पर थे। तो अब भी क्या, सेकंड कंडीशन में भी क्या दिया गया कि दोनों आवेशों को उतना ही दूरी पर रखा गया है, लेकिन बीच में क्या रख दिया गया? ये एक यहाँ मीडियम रख दिया गया, पराविद्युत माध्यम रख दिया गया। तो अब जो बल है इस माध्यम की उपस्थिति में, वो बल कितना हो जाता है? 8 न्यूटन हो जाता है। मतलब माध्यम की उपस्थिति में जो बल है एफ एम, वो कितना न्यूटन हो गया? 8 न्यूटन हो गया। मतलब पहले था 80 और अब घटकर कितना हो गया? 8 न्यूटन हो गया। तो कह रहा है कि माध्यम का पराविद्युतांक क्या होगा। तो अपने को यहाँ जो ये पराविद्युत माध्यम रखा, इसका मान पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। तो यहाँ अपने को तीन चीजें मिली बातें कि निर्वात में बल, माध्यम में बल, और माध्यम का पराविद्युतांक। तो याद, इन तीनों के मध्य अपने क्या संबंध है अपने पास कि किसी माध्यम का जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन आर, वो क्या होता है? निर्वात में बल बटा माध्यम की उपस्थिति में बल। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो एफ नोट निर्वात में कितना दिया गया है? 80 दिया गया है, 80 दिया गया है। और माध्यम की उपस्थिति में बल कितना न्यूटन दिया गया? 8 न्यूटन दिया गया है। तो माध्यम का जो पराविद्युतांक है वो अपने पास कितना मिल गया 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो इस तरह से, और अपने को पता है कि ये जो 10 जो वैल्यू है, ये उस माध्यम का क्या है? पराविद्युतांक है, जिसके कारण जो बल है वो 80 से घटकर कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब 10 गुणा 10 गुणा क्या हो गया? ये कम हो चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? समान आवेश, मतलब आवेश कैसे हैं? समान है। अरे दो धनाइन है, मतलब दो धनाइन है। मान लिया कि ये एक धनाइन है, यहाँ ये एक दूसरा धनाइन है, और इनके ये दो धनाइन लिए गए हैं, ये भी धनाइन है और ये भी कैसा है? धनाइन है। इन दोनों के ऊपर आवेश समान है, मतलब इसके ऊपर भी आवेश क्यू है और इसके ऊपर भी आवेश कितना है? क्यू है। और अपन ने मान लिया भाई कि ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं? आर दूरी पर रखे गए हैं। परस्पर 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन बल से ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षित कर रहे हैं इसका मतलब दोनों समान प्रकृति के, मतलब ये दोनों, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये भी कैसा है? धनात्मक है। ये ऋणात्मक है तो ये भी कैसा है? ऋणात्मक है। और ये क्या कहा गया? धनाइन है। धनाइन है इसका मतलब सीधा सा कि यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है? धनात्मक है। और ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो धनावेश होते हैं, समान आवेश हैं, वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो लगने वाला बल है वो कितना दिया गया? 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन ये बल अपने को दिया गया है। और जब उनके मध्य दूरी कितनी है? 5 एंगस्ट्रम है, 5 एंगस्ट्रम। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी अपने को दी गई है, आर की वैल्यू 5 एंगस्ट्रम। आर की जो वैल्यू है वो दी गई है 5 एंगस्ट्रम। और अपने को पता है कि 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ये अपने को वैल्यू याद रखनी है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -10 मीटर लिखा जा सकता है। तो अब पूछा है कि प्रत्येक आयन के अंदर जो ये अपने धनायन लिए हैं उसमें सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कम है? मतलब अपने को
क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एन, एन अपने को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले जो ये कंडीशन दी गई है इसको देखते हैं, ये क्या है कि अपने यहाँ को बल दिया गया है और इनके ऊपर क्या दिया गया है? डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस दी गई है। तो अपना फॉर्मूला क्या कह रहा है? गुलाम बल लगेगा इनके बदले, तो गुलाम बल लगेगा तो एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन कितना है? आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या मिला? बल की वैल्यू अपने को मिली हुई है, Q1 और Q2 जो है ये समान परिमाण के हैं और R जो है वो अपने को दिया गया है। तो लिख सकते हैं इसको F बराबर के, ये समान परिमाण के, तो दोनों को अपने Q माना, तो Q इंटू क्यू कितना हो गया? Q स्क्वायर बटा डिस्टेंस कितना हो गया? R स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को किस किस की वैल्यू पता है? F की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है और K की वैल्यू पता है। तो रिमेनिंग कौन रहा? Q बचा। इसका मतलब यहाँ से अपन उस धनायन के ऊपर जो आवेश अपने Q माना था उस Q की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से पक्षांतरण करते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल गया? एफ, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ये यहाँ हर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये के मिल गया अपने को। अब अपने को वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर और क्यू निकालना है तो इसका वर्गमूल कर देते हैं दोनों तरफ। तो एफ इक्वल टू अपने को मिला अंडरूट क्यू इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बटा के। तो अब यहाँ से आर स्क्वायर के ऊपर क्या है? देखो वर्गमूल है, अंडरूट है, तो ये क्या बच जाएगा? आर। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या मिल गया? आर इंटू अंडरूट एफ अपॉन कितना हो गया? के। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो अपने को कितनी दी गई है? 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 इंटू 10 की पावर कितना है? -10, जो भी यहाँ पर अपने लिखे, इंटू अंडरूट एफ कितना दिया गया? 3.7 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन के की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। 9 गुणा 10 की घात 9 को यदि ऊपर लेके जाए तो ये अपने को कितना मिल जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -10, वैसा का वैसा लिख दिया अपन ने, और अंडरूट ये 3.7 अपॉन 9 इंटू ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 पहले से है और 10 की घात -9 और चला गया ऊपर, तो 10 की घात माइनस कितनी हो गई टोटल? माइनस का 18 हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार। आगे करते हैं, तो Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10 अंडरूट 3.7। यहाँ जो 3.7 है एक बार उसको अपन मान लेते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे कितना ले आते हैं? 10 ले आते हैं। तो ये ऊपर हो गया अपने पास 37, नीचे हो गया 9 इंटू 10 और अपने पास 10 की घात माइनस ऊपर कितने हो गए? 10 की घात -18। तो 10 की घात -18 का वर्गमूल करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा? -9। तो 5 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? माइनस का 9 इंटू एक बार अपन ले लेते हैं कि ये 37 जो इसको 36 मान लेते हैं, तो कितना हो गया? नियर इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी? 6 पॉइंट समथिंग आएगी अपॉन ये जो 3 है, इस 3 सॉरी जो 9 है, 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3, तो ये 3 हो गया और अपने पास बच गया अंडरूट 1 अपॉन कितना? 10। 3 का डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 हो गया ये,
और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10। तो ये 10 इंटू 10 की पावर -10 और 10 की पावर -9, 10 की पावर -19 ये मिल गया अपने को। और ये अपने को मिल गया √1 अपॉन कितना 10। एक बार मैं इसको 10 जो है इसको 9 के नियर इक्वल मान लेता हूँ। तो अपने को 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो ये अपने को मिल गया 10 इंटू 10 की पावर -19 बटा कितना हो गया 3। 3 को 10 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 3 का 10 में। तो ये अपने को मिला 3 तिया 9 1, फिर 3 तिया 9 1 इंटू 10 की पावर -19। तो Q की वैल्यू जो मिली, आवेश जो मिला अपने को, वो कितना मिला Q इक्वल टू, ये लगभग है दोस्तों, क्योंकि अपने यहाँ पर 37 जो है उसको कितना मान लिया था, 37 को 36 मान लिया था, और यहाँ पर जो ये 10 था, इस 10 को अपन ने कितना मान लिया 9 मान लिया। तो ये लगभग है, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो 3.3 इंटू 10 की पावर -19 आवेश है, तो मात्रा क्या हो जाएगा इसका कूलाम हो जाएगा। तो कितना आवेश है 3.3 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अपने यहाँ पर आवेश निकला है, जबकि अपने को निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो अपना फॉर्मूला जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत था उससे अपन ने यहाँ पर दे लेते हैं कि Q बराबर कितना है एन ई। Q की वैल्यू अपने को है, अपने को एन निकालना है, तो एन इक्वल टू Q अपॉन कितना हो गया ई। Q की वैल्यू अपने को निकली 3.3 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन आवेश का जो मान है वो कितना है 1.6 गुणा 10 की घात कितना -19। तो 10 की घात -19 से 10 की घात -19 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और ये देखें 1.6 3.3 पॉइंट से पॉइंट हटा दें, और 16 और ये 33, तो लगभग कितना हो गया 2, कितना हो गया 32। तो 16 को डिवाइड करेंगे 32 से तो कितने बार 2, तो लगभग कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए वहां पर कमी हो गई है। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाला इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट कर ली। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अपना है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं जब उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल जो है वो कितना न्यूटन हो जाता है 18 न्यूटन हो जाता है। मतलब कि भाई समान परिमाण के हैं, तो ये मान लिया कि ये Q आवेश है, दूसरा आवेश कितना है Q आवेश है, और ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं R दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके बीच जो बल है, इस कंडीशन में जो बल है मान लिया कितना है F1, तो F1 बराबर कितना न्यूटन है 2 न्यूटन है। अब कहता है कि उनके बीच की दूरी 0.5 से कम कर देनी है। तो मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 या Q आवेश समान परिमाण के हैं, तो अब ये जो डिस्टेंस है ये R में से कितनी कम कर दी 0.5 कम कर दी, 0.5 मीटर कम कर रहे हैं, तो R में से कितना कम कर देंगे 0.5 कम कर देंगे। अब ये जब इतनी दूरी यदि कम कर दी गई तो ये जो बल था जो F1 जो पहले 2 न्यूटन था वो बढ़कर कितना हो गया F2 बराबर 18 न्यूटन हो गया। और अपने को भी पता है कि लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी कम होगी तो बल की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी ये, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि बल आपने दूरी कम की तो बल क्या हो गया बढ़ गया। तो अब कह रहा है कि आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, तो अपन ने शुरू में कितनी दूरी मानी भाई r डिस्टेंस मानी है, तो ये अपने को r क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो अब ये जो दो अपने पास कंडीशन बनी, पहली कंडीशन r दूरी के ऊपर कितना बल 2 न्यूटन, और r माइनस 0.5 मीटर की दूरी पर कितना बल है 18 न्यूटन है। इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पर। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कूलाम का नेम लगा देते हैं F
बराबर क्या है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बटा कितना होता है आर स्क्वायर। तो पहली कंडीशन के अनुसार बल कितना है 2 न्यूटन इंटू के इंटू Q1 Q2, क्या है समान परिमाण, समान परिमाण का आवेश है, तो कितना हो गया Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर स्क्वायर हो गया। तो अपने पास मिल गया 2 बराबर के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन जो है ये इसके अकॉर्डिंग यदि अप्लाई करेंगे, इसको समीकरण नंबर अपन एक बार एक दे देते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 न्यूटन बराबर फॉर्मूला वही के Q1 इंटू Q2 आवेश वही फिर वही समान है, तो कितना हो जाएगा वही Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बटा दूरी कितनी होगी 0r बरा माइनस 0.5, ये डिस्टेंस रखेंगे अपन, तो r माइनस 0.5 का क्या है स्क्वायर है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दें 2। तो अब अपन समीकरण 2 में समीकरण ए का क्या लगा दें भाग लगा दें। यदि भाग लगाते हैं तो अपने को क्या मिलता है देखिए 18/2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के से के कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, और 2 का भाग देंगे 18 में तो कितनी बार कट गया 9 बार, तो अपने को मिल गया 9 इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन कितना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहाँ ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये अपने को मिल गया 9 इक्वल टू आर स्क्वायर बटा आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अपने पास क्या है स्क्वायर है और दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अपन क्या कर लेंगे इसको हटा देंगे, वर्ग वर्गमूल जो है वर्ग है उसको हटा देंगे, और वर्ग को यदि हटाते हैं तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो ये देखते हैं आगे। चलें तो वर्गमूल कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो इधर हो गया वर्गमूल किया तो अंडर ये जो अपना सॉरी √9 इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस 0.5। 9 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस 0.5। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू है, तो पहले अपन पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये अपने पास हो गया 3 इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस 0.5। पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ये 3r माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा r को इधर ले आए और 1.5 को इधर पक्षांतर कर दें, इसका इधर ले आते हैं, तो 3r माइनस r बराबर कितना हो गया 2r और बराबर कितना हो गया 1.5। 1.5 से डिवाइड करेंगे को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये r इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो r बराबर कितना मिला 2 का भाग देते हैं तो ये 0.2714 अस्सी लागी 1 0 0 हो गया और 2 5 10, तो ये r की वैल्यू कितनी मिली 0.75 मीटर। अब नेगेटिव यदि साइन लेते हैं तो क्या मिलता है, नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस का 3 इक्वल टू r अपॉन r माइनस वही 0.5 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3r माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1.5 और बराबर कितना हो गया r। 3r को अपन इधर ले आते हैं तो कितना बन जाएगा 4r, तो 4r बराबर 1 पॉइंट कितना हो गया 5 और यहाँ से r बराबर हो गया 1.5 अपॉन कितना 4, तो 0.4 का भाग देंगे तो 4 3 12 शेष बच गए 3 0, तो 4 7 28 2 बच गए और 4 5 20, 0.375 मीटर आएगा।
तो अपने को जो वैल्यू मिल रही है यहां पर, वो क्या क्या मिली, वो दो वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों में से सही कौन सी है, दोनों में से सही कौन सी है वो अपने को देखनी है। तो देखो, अपने पास पहली वैल्यू मिली अपने को, एक वैल्यू मिली है r बराबर 0.375 और एक वैल्यू मिली है r बराबर 0.75 मीटर। ये दो वैल्यू मिली है। अब ये जो दो वैल्यू मिली है इनमें से सही कौन है, क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा गया कि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करनी है। इसका मतलब कि भाई यदि ये 0.3 है, 375, तो ये तो 0.5 से कैसी है, कम है, तो ये तो संभव ही नहीं है। और ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू तो अपने लिए कैसी होगी, रॉन्ग, गलत हो चुकी। तो प्रारंभिक जो वैल्यू है वो कितनी मिली अपने को, r इक्वल टू 0.75 मीटर। तो अपना पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, तो प्रारंभिक दूरी क्या थी, r बराबर 0.75 थी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या था। तो प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो जो अपन ने शुरू में पहला फॉर्मूला अपने लगाया था, पहली कंडीशन जो ये लगाई थी, इस कंडीशन में क्या लिखा अपने कि बल का मान कितना लिखा था, 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर टू अपने पास, ये के की वैल्यू अपने पास है, आर की वैल्यू अपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि 0.75 है। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास क्यू स्क्वायर, और यही अपने को क्या निकालना, आवेश का परिमाण निकालना है। तो अपने पास क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, पक्षांतर कर दिया, के का पक्षांतर इधर कर दिया, तो अपने पास कितना हो गया के। तो q इक्वल टू अंडरूट 2r स्क्वायर बटा कितना हो गया, ये के हो गया। आर स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल है तो क्या बच गया अपने पास r, और अंडरूट 2 अपॉन कितना हो गया, के हो गया। वैल्यू रख देंगे ऐसे, आर की वैल्यू अपने को कितनी मिली, 0.75 गुणा अंडरूट 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की घात कितनी होती है, 9 होती है। इसको जब अपन सरल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करें, इसको सोल्व करें और सोल्व करके इसका क्या निकालें, आंसर निकाल दें, ताकि आपकी भी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अपना है ये कि 9e और 4e बिंदु आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखेंगे, r दूरी पर रखेंगे, और एक अन्य आवेश है q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, क्या कहा है, कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। मतलब दो आवेश हैं, एक आवेश 9e, दूसरा आवेश 4e है, ये दोनों एक आवेश r दूरी पर रखेंगे। अब इनके बीच में क्या करना है, अपने को तीसरा आवेश रखना है, q आवेश रखना है, उसको, वो क्या रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। तो अपने चित्र बनाते हैं इसका कि ये मान लिया कि अपने पास 9e आवेश है और ये जो आवेश है वो कितना है, 4e आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए, r दूरी पर। मान लिया 9e ए बिंदु पे रखा गया है और 4e आवेश है वो कहाँ रखा गया, बिंदु बी पर रखा गया है। तो अब तीसरा आवेश इनके बीच में रखना है कहीं, तो यही अपने को पूछा कि कहाँ रखें, कहाँ रखेगा मतलब उसको ए से कितनी दूरी पर रखें या बी से कितनी दूरी पर रखें यहाँ पर। तो मान लिया ए से अपन ने कितनी दूरी पर रखा, उसको अक्ष दूरी पर रखा, बिंदु को नाम दे देते हैं सी, और कितना आवेश रखा गया है यहाँ पर, क्यू आवेश रखा गया है। तो अब ये जो क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये किस में रहना चाहिए, संतुलन अवस्था में रहना चाहिए, संतुलन अवस्था में।
और संतुलन अवस्था में रहने का मतलब है कि इसके ऊपर F परिणामी बल, F नेट फोर्स, ये कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। F नेट कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब 9E के द्वारा Q इस पर लगाया गया बल और 4E के द्वारा Q पर लगाया गया बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। तभी टोटल बल कितना होगा? 0 होगा और ये आवेश क्या होगा? संतुलन अवस्था में होगा। तो अब ए से आवेश 9E आवेश से कितनी दूरी पर रखा गया है? अक्ष दूरी पर रखा गया है। तो भाई 4E आवेश से ये जो है वो कितनी दूरी पर हो गया? r माइनस अक्ष दूरी पर हो गया। अब 9E आवेश ने किस आवेश पर बल लगाया? Q आवेश के ऊपर। तो कितना बल लगेगा? F1 दे देते हैं इसको। F1 बराबर फॉर्मूला अपना K Q1 कितना हो गया? 9E इंटू Q2 कितना हो गया? Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? 9E के द्वारा Q के ऊपर। तो डिस्टेंस कितनी मानी अपने? अक्स। तो कितना हो गया? अक्स स्क्वायर। अब दूसरा कि 4E आवेश जो है इसने बल लगाया किसके ऊपर? Q आवेश के ऊपर। तो यहां फिर कूलाम का नियम लगाते हैं। तो F2 बराबर K Q1 का मान कितना हो गया अपने पास? 4E इंटू Q2 का मान कितना है? Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R माइनस अक्स। तो R माइनस अक्स का कितना हो गया? होल स्क्वायर। और अपनी शर्त क्या है कि टोटल बल कितना होना चाहिए? 0। टोटल बल 0 होने का मतलब F1 और F2 आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इनका परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, क्योंकि एक ही तरफ होगा तब तो परिणामी बल 0 नहीं होगा, इसलिए दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। तो अपने पास क्या मिला अपने को? F1 बराबर कितना होना चाहिए? F2। और इसी कंडीशन को क्या करते हैं? काम में लेते हैं अपन और सरल करते हैं। दोनों को वैल्यू रख देंगे। तो K 9E इंटू Q अपॉन अक्स स्क्वायर बराबर K इंटू 4E इंटू Q अपॉन R माइनस अक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। तो अपने पास मिला अपने को 9 अपॉन अक्स स्क्वायर 4 अपॉन R माइनस अक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से सरल करते हैं इसको, पक्षांतर कर देते हैं। R माइनस अक्स का होल स्क्वायर बटा अक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो गया? 9। वर्गमूल कर देते हैं यहाँ से, वर्गमूल स्क्वायर वर्गमूल करेंगे तो R माइनस अक्स बटा अक्स इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो गया? 9। वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 9R माइनस 9x इक्वल टू 4x। तो 9x है, इसको क्या कर दें? इधर पक्षांतर कर दें, सॉरी वर्गमूल नहीं किया यहाँ पर। 4 और 9 का 4 का कितना हो गया? 2 हो गया और 9 का कितना हो गया? 3 हो गया। इरेज करते हैं इसको, करते हैं। ये होगा अपने पास R माइनस एक्स बटा एक्स और बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 और 9 का कितना हो गया? 3 हो गया। अब अपन करते हैं वज्र गुणा, तो ये मिल गया अपने को 3R माइनस 3x और बराबर कितना हो गया? 2x। 3x का इधर पक्षांतर कर दें तो 3R बराबर 2x प्लस का 3x, तो 3R बराबर कितना हो गया? 5x। तो अपने को क्या निकालना है? अक्ष क्या कहाँ रखें? तो अपन ने कितना माना था कि अक्ष दूरी पर रखा था यहाँ पर। तो अक्ष दूरी पर रखा था तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 3/5 इंटू कितना हो गया? R। तो अपन कहेंगे कि 9 जो आवेश है, 9E आवेश है, इससे 3/5 इंटू R मीटर की दूरी पर जब रखेंगे इसको तो Q आवेश है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? संतुलन अवस्था में रहेगा।
तो इस तरह से जब भी कोई संतुलन की बात आती है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाले जो बल हैं वो परिमाण में कैसे होंगे, समान होंगे, और दिशा में कैसे होंगे, यहाँ पर विपरीत होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन कि दो क्यू अपरिमाण के बिंदु आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखेंगे, r दूरी पर। तो चलो बना लेते हैं अपन। दो बिंदु आवेश है, ये q आवेश है, दूसरा भी कितना आवेश है, q आवेश है, और कितनी दूरी पर रखे गए, r दूरी पर रखे गए हैं। उनके मध्य बिंदु पर देखो क्या लिखा गया, मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश, मतलब इनके मध्य बिंदु पर, यहाँ को बिंदु दे देते हैं a और इसको बिंदु दे देते हैं b, और मध्य बिंदु को यहाँ दे देते हैं कितना, c। इसका मतलब q से c की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r/2, और q से b से c की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, r/2 है। अब आगे क्या कहा, इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। तो निकाय अधिकतम संतुलन में रहने का मतलब है कि ये जितने भी आवेश हैं इन सभी के कारण वो जो टोटल बल है वो कितना हो, 0। मतलब कि जैसे Q1 है, ये जो ए पर स्थित आवेश Q है वो आपका B पर स्थित जो आवेश है इस पर भी क्या लगाएगा बल, और C पर स्थित आवेश है वो भी B पर स्थित आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो अब B के ऊपर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। तो अब ये जब संतुलन, कब संतुलन में रहेगा, ये वाला जो है ये कब संतुलन में रहेगा। तो यहाँ एक चीज देखो कि A पर स्थित आवेश Q, कैपिटल Q, और B पर स्थित आवेश कैपिटल Q, दोनों समान परिमाण के, दोनों धनावेश हैं। तो इसका मतलब है कि A ने B वाले पर जो बल लगाया तो उस बल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ ये होगी। मान लेते हैं इस बल को अपन ने क्या नाम दे दिया, F1 दिया, F1। तो A से किसके अनुदिश होगी, B के अनुदिश, A से B के अनुदिश बल की डायरेक्शन। अब ये B संतुलन में रहे, इसका मतलब है C जो पर जो आवेश रखा गया है Q, स्मॉल q आवेश रखा गया है, ये इस पर कैसा बल लगाए। यदि Q ये धनावेश है और स्मॉल q है, यदि ये भी धनावेश है, तब क्या होगा कि ये बाहर की तरफ बल लगाएगा, और बाहर की तरफ बल लगाएगा तो ये संतुलन में नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, संतुलन में रहने के लिए क्या लगाए, इसके ऊपर विपरीत बल दिशा में, इस दिशा में। तो Q जो है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब Q आवेश है, इसकी प्रकृति, Q की जो प्रकृति है वो विपरीत होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव, विपरीत होगी। तो इसका मतलब Q के द्वारा कैपिटल Q आवेश पर लगाया गया जो बल है उसकी डायरेक्शन B से किसकी तरफ होगी, C की तरफ होगी, B से C की तरफ। इसको अपन नाम दे देते हैं कितना, F2। तो इस कंडीशन में मतलब A पर स्थित आवेश के कारण B पर लगने वाला बल और C पर स्थित आवेश के कारण B पर लगने वाले बल, इसको अपन ने नाम दिया F1 और इसको अपन ने नाम दिया F2। यदि ये दोनों बल बराबर हैं, दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं, और दिशा में कैसे हैं, विपरीत, विपरीत है, तो जो निकाय है, जो निकाय होगा वो कौन सी अवस्था में रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। तो अब अपन सोल्व करते हैं। तो पहले निकालते हैं कि A पर स्थित आवेश ने B पर जो बल लगाया F1 वो कितना है। तो यहां अपन देख रहे हैं कि F बराबर, फॉर्मूला अपने पास क्या है, K Q1 Q2 बटा कितना है, R स्क्वायर। तो F इक्वल टू F1 अपने नाम दिया, तो F1 बराबर K Q1 इंटू Q2। तो A पर कितना आवेश है, Q आवेश, और B पर जो है आवेश है वो भी कितना है, Q आवेश, कैपिटल Q आवेश है। तो Q1 इंटू Q2 बटा डिस्टेंस कितनी है, A और B के मध्य कितनी है, R। तो ये कितना हो गया, R का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अपन F1 बराबर K Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो ये अपनी की वैल्यू। अब है C पर स्थित आवेश Q और B पर आवेश स्थित कैपिटल Q, इसने कितना बल लगाया, वो अपने कितना कहा, F2। तो F2 बराबर कितना मिला, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन
इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सी और बिंदु बी के बीच की दूरी है, वो अपने कितनी है, r/2 है, मध्य बिंदु पर है। तो अपने पास r/2 का कितना हो गया, स्क्वायर। सरल करते हैं तो F2 बराबर के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटा ये आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो F2 बराबर 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने F1 और किसकी वैल्यू निकाली, F2 की निकाली। अब अपना जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई ये दोनों बल जो हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बल कैसे होने, बराबर होने हैं, F1 और F2 बराबर होने। किसमें होने, परिमाण में बराबर होने हैं, लेकिन दिशा में कैसे होने हैं, तो विपरीत होने हैं। तो अब अपन इन दोनों की वैल्यू यहां रखें तो के कैपिटल क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा ये कितना है, सॉरी 4, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर। सरल करते हैं इसको तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के से ये एक क्यू से ये एक क्यू कट गया, तो अपने को मिला क्यू इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू। अपने को क्या, इसकी वैल्यू निकालिए, स्मॉल क्यू। ये तो पूछा है यहाँ पर, देखो कि इसका मान, जो तीसरा आवेश अपने क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा है, इसका मान और प्रकृति क्या होगी। तो अपने को क्या मिला यहाँ से, कैपिटल क्यू बराबर 4Q, तो क्यू अपने को चाहिए, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल क्यू अपन कितना हो गया, 4। तो इस तरह से कि अपन यहाँ सी बिंदु पर या जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु पर कितना आवेश रखेंगे, कैपिटल Q/4। कैसी प्रकृति होगी, नेगेटिव। तो अपन फाइनली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू माइनस Q बाई कितना रखा जाएगा, 4 यदि रखा जाएगा तो ये संपूर्ण जो निकाय है, पूरा जो निकाय होगा, ये कौन सी अवस्था में रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि तीन आवेश Q1, Q2 और Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q आवेश के बराबर है, मतलब तीनों जो आवेश हैं उनकी वैल्यू बराबर है। ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी कितना है, Q है। ये L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। तो अपन क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये मान लिया एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो मान ली कितनी है, L है। ये भी L लंबाई की है, ये भी L लंबाई का है और ये भी कितनी है, L लंबाई की। नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC, A B और C। अब इन तीनों शीर्षों पर कितने आवेश रखेंगे, समान परिमाण के रखेंगे। मतलब यहां पर भी Q है, B पर भी Q है और C पर भी कितना आवेश रखा गया है, Q आवेश रखा गया है। अब क्या कहता है, त्रिभुज के केंद्रक पर, त्रिभुज का जो केंद्र है उस पर स्थित आवेश कैपिटल Q, जो जो Q का सहजातीय है, मतलब यदि ये Q जो है स्मॉल q, यदि ये पॉजिटिव है तो कैपिटल Q है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, समान प्रकृति है इनकी। और ये Q नेगेटिव है स्मॉल, तो ये कैपिटल Q है वो भी कैसा है, नेगेटिव है। सहजातीय का मतलब है समान प्रकृति के, धनावेशित है दोनों या दोनों ऋणावेशित है। तो अब यहां पर केंद्रक बनाते हैं, तो ये त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। ऐसा बिंदु है जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां से केंद्र की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, मान लो r है, a से कितनी है, ये भी r है, और c से ये भी कितनी है, r है। तीनों से कैसी है, दूरियां बराबर दूरियां हैं। तो स्थित q आवेश, यहां जो ये केंद्रक है O, इसके ऊपर कितना आवेश रखा गया है, कैपिटल Q आवेश रखा गया है। तो कैपिटल Q आवेश रखा गया तो उस पर कितना परिणामी बल लगेगा, मतलब अपने को
इस कैपिटल क्यू आवेश है, इसके ऊपर ये जो तीनों शीर्षों पर जो आवेश रखे गए, ये तीनों मिलकर कितना बल लगाएंगे, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब तीनों समान प्रकृति के हैं, तो देखो क्या होगा। बिंदु ए पर जो आवेश रखा गया वो कितना रखा गया है, क्यू, और केंद्रक ओ, उस पर कितना आवेश रखा गया, कैपिटल क्यू रखा गया है। तो दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी है, समान है। दोनों की प्रकृति समान है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, प्रतिकर्षण लगेगा। इसका मतलब वस्तु कहाँ जाएगी, दूर की तरफ भागने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो अब अपन इनकी डायरेक्शन दिखाते हैं कि ए पर जो स्थित आवेश क्यू है वो कैपिटल क्यू पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो बल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए से ओ की तरफ होगी, ए ओ के अनुदिश होगी। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया F1 से रिप्रेजेंट कर। फिर बी पर स्थित आवेश क्यू है, वो भी क्या लगाएगा, क्यू पर आवेश लगाएगा। तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, बी ओ के अनुदिश होगी, बी से ओ के अनुदिश होगी। इस बल को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, F2 से रिप्रेजेंट कर दिया। और सी पर जो आवेश क्यू है वो भी केंद्रक वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो सी से ओ के अनुदिश, ये रिप्रेजेंट कर दिया। इस बल को अपन ने क्या नाम दे दिया, F3 दे दिया। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको अलग बनाता हूँ। यहाँ क्या देखेंगे कि देखो कैपिटल क्यू आवेश, ये कैपिटल क्यू आवेश, इसके ऊपर एक बल लग रहा है इधर, ये F2, एक बल यहां लग रहा है नीचे की तरफ F1, और एक बल ये लग रहा है F3। तो यहाँ बिंदु Q, ये जो केंद्रक है, इस केंद्र के ऊपर कितने बल हो गए, 3 बल हो गए। और तीनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। और तीनों की दिशाएं अलग अलग होंगी तो परिणामी जो बल होगा वो किधर लगेगा। अब परिणामी बल लगाने के लिए अपन क्या करें, देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो यहां देखें कि ये जो दोनों बल है F2 और F3, इन दोनों को बलों को देखो, ये जो दोनों बल है, इन दोनों के बलों के बीच में कोई ना कोई क्या है, कोण है। और अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि यदि दो बल है F1 और F2 है, और यदि उनके बीच में यदि कोण कितना है, थीटा डिग्री है, जैसे ये F1 है और ये बल कितना है, F2 है, और इनके बीच में ये कोण कितना है, थीटा डिग्री है। तो अपन ने क्या पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करा है कि F बराबर अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कोस थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पर भी अपन देख रहे हैं कि देखो F3 और F2 जो बल है, इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है। तो यदि अपन अध्यारोपण का यदि सिद्धांत लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यदि लगाते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, तो अपने को क्या चाहिए, ये कोण चाहिए। ये कोण कितना है, तो यहां पर देखें ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों कोण, ये तीनों कोण ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अपने को होता है कि पूरा जो ये कोण है ये कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और 360 डिग्री का है तो इसमें क्या करें, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट करेंगे तो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब F2 और F3 के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो इस तरह से अपन F2 और F3 के बीच लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो उन दोनों बलों, अब अपने को देखना है कि F1, F2 और F3 की वैल्यू कितनी है। तो चलो पहले F1, F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं F1। F1 F1 इक्वल टू कितना होगा, F1 किसको कहा अपने, A और O के मध्य। तो A और O के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। आवेश कितना है, स्मॉल q और कैपिटल Q। तो कितना हो गया, A कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना हो गया, R स्क्वायर। अब निकालते हैं F2। F2 बराबर, F2 किसको कहा अपने, B पर और O पर वाले आवेश के ऊपर। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, यहां भी डिस्टेंस कितनी है, R ही है, समान डिस्टेंस है, तो कितना हो गया, R स्क्वायर। और F3 इक्वल टू, F3 अपने किसको कहा, C पर स्थित आवेश के कारण O बिंदु पर बल। तो ये कितना हुआ, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है, ये सेम ही है, R ये,
कितना हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ तीनों फॉर्मूले से अपन क्या देख रहे हैं कि F1, F2 और F3 तीनों के परिमाण जो हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि F1 का परिमाण, F2 का परिमाण और F3 का परिमाण ये आपस में कैसे हैं, बराबर। मतलब तीनों जो बल हैं उनके परिमाण, उनकी वैल्यू जो है वो कैसी है, बराबर है। तो अब परिणामी बल निकालना है किसका अपने को, F2 और F3 का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, से कितने डिग्री के कोण पर स्थित है, 120 डिग्री के कोण पर स्थित है। इन दोनों की वैल्यू कैसी निकालते हैं अपन। तो लगाओ अध्यारोपण का सिद्धांत, यहां से इसको हटा देते हैं। चलिए तो अपना अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं अब इसके ऊपर। तो अपना सिद्धांत मान लिया कि F2 और F3 है, इसका परिणामी जो बल है वो कितना है, F डैश है। तो एक बार इसको लिख देते हैं, तो F डैश बराबर अंडरूट F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर और 2F2 F3 और कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा कितना है, 120 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है अभी अपने निकाली थी, थीटा बराबर कितना डिग्री है, 120 डिग्री है इन दोनों के मध्य। तो एफ डैश बराबर जो F2 और F3 क्या है, दोनों बराबर है, परिमाण में बराबर है। तो दोनों को या तो F2 लिख दो या दोनों को क्या लिख दो, F3। तो मैं लिख देता हूँ दोनों को F2, तो F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 इंटू F3, तो F2 गुणा F2, F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर और कोस 120, कोस 120 अपने को कोस 120 वैल्यू निकाले। कोस 120 कितना लिख सकते हैं अपन, कोस 180 माइनस 60, और कोस है और 180 है तो ये कन्वर्ट चेंज नहीं होगा, कोस में ही रहेगा। तो कोस कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस है वो किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कितना गया, माइनस का कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 बटा कितनी होगी, 2 होगी यहाँ पर। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1/2। तो मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो गया, 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अपने को मिल गया अंडरूट, ये कितना हो गया, देखो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F2 स्क्वायर, 2F2 स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस क्या हो गया, गुणा हो गया, माइनस बना लिया, और माइनस का क्या बन गया, बच गया F2 स्क्वायर। तो 2F2 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, तो क्या मिला अपने को यहाँ पर, F2 स्क्वायर अंडरूट F2 स्क्वायर, और अंडरूट है ऊपर तो क्या बच गया अपने पास, F2। इसका मतलब F, ये जो मिला अपने पास F डैश, ये F डैश क्या मिला अपने को, F2 के बराबर मिला। इसके बराबर मिला, F2 के बराबर मिला F डैश। तो इसका मतलब कि F3 और F2 इनका जो परिणामी बल है वो भी जो F डैश आया वो F2 के बराबर है। और F2 की वैल्यू तो कितनी है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितना है, R स्क्वायर। अब यहां पर दो बल अपने जो थे उनको जो सोल्व किया उससे क्या मिला अपने को, ये अपने को मिला यहां से कि F डैश है उसकी वैल्यू F2 के बराबर है, ठीक है। और यहां अपने क्या देखा कि देखो Q के ऊपर एक बल कितना लग रहा है, F1 जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और इन दोनों का F3 और F2 इन दोनों का परिणामी कहाँ आया, इन दोनों के मध्य, जिसकी वैल्यू कितनी है, F डैश है। और F डैश तो किसके बराबर है, F2 के बराबर है। अब यहां देखो ये जो दो बल मिले थे कौन कौन, F डैश और F2, F1 सॉरी, ये दोनों बल हैं, ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। और F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, K Q कैपिटल Q स्मॉल q बटा R स्क्वायर, और F डैश की वैल्यू भी कितनी है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितनी है, R स्क्वायर। इसका मतलब कि जो F डैश है
और F1 ये भी परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कैसी है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। और दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी बल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि परिणामी जो बल है एफ नेट वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीनों आवेशों के कारण केंद्रक के ऊपर रखे आवेश के ऊपर परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 4 समान आवेश, मतलब आवेश प्रत्येक Q मान का है और A भुजा वाले इसके वर्ग है और उसके कोणों पर स्थित है। तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करो। मतलब अपने पास एक वर्ग दिया गया है, तो अपन बना लेते हैं एक वर्ग, ये एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, ए है। जैसे इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। अब प्रत्येक पर कितना रखा गया, आवेश क्यू रखा गया, बराबर आवेश रखा गया, परिसमान परिमाण है, क्यू क्यू आवेश है, यहाँ पर भी अपने क्यू रख दिया आवेश। अब कह रहा है प्रत्येक आवेश के ऊपर शेष आवेश के कारण, मतलब कोई भी एक आवेश है, जैसे मान लिया अपने पास बिंदु बी पर स्थित जो आवेश क्यू है, तो शेष आवेश हो गए ए, डी और सी वाले। इन आवेशों के कारण इस बी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि देखो सबकी प्रकृति कैसी है, समान है, सभी आवेश समान प्रकृति के हैं, समान परिमाण के हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो पहले अपन बल की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो देखो ए वाला जो आवेश है ये बल लगाएगा किसके ऊपर, बी पर। ए जो है वो बल लगाएगा किसके ऊपर, बी वाले पर। तो बल की जो डायरेक्शन होगी वो ए बी की कैसी होगी, अनुदिश होगी, ये वाली। इसको अपन चलो दे देते हैं, लिख देते हैं एफ, ए ने बल लगाया बी पर, तो इसको लिख सकते हैं एफ बी ए, ये। फिर उसके बाद सी पर स्थित जो आवेश है वो भी क्या है, लगाएगा इसके ऊपर प्रतिकर्षण लगाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बी सी, ये कह सकते हैं सी बी के अनुदिश है। इसको अपन लिख सकते हैं एफ बी सी, सी ने किसके ऊपर बल लगाया, बी पर बल लगाया। और तीसरा जो बचा अपने पास डी बिंदु पर स्थित आवेश क्यू, इसने बी पर बल लगाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डी से किसकी तरफ होगी, बी की तरफ होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। इस बल को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ बी डी से। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि बिंदु बी के ऊपर कितने बल काम कर रहे हैं, 3 बल काम कर रहे हैं। तीनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग है, डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अब अपने को परिणामी बल याद करने के लिए इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन इनकी वैल्यू याद कर लेते हैं कि एफ बी ए की वैल्यू कितनी है, एफ बी डी की वैल्यू कितनी है और एफ बी सी की वैल्यू कितनी है। तो अपने पास सबसे पहले याद करते हैं एफ बी ए, एफ बी ए, एक बल के कारण बी पर लगने वाला बल। तो एफ बी ए बराबर के क्यू वन कितना है, क्यू टू भी कितना है, क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, के क्यू स्क्वायर बटा ए बी कितना है, भुजा है इसकी ए, तो ए भुजा है तो कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद बी सी की निकालते हैं वैल्यू, एफ बी सी परिमाण निकाल रहे हैं एक बार अपन, एफ बी सी बी से सी। तो देखो बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, ए, परिमाण आवेशों का कितना है वो भी समान है, तो के क्यू वन इंटू क्यू टू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बटा डिस्टेंस कितनी है ए, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर। अब निकालते हैं एफ बी डी, एफ बी डी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बटा
बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ये अपने पास नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है बी सी डी वाला, बी सी डी वाला। ये समकोण कैसा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इसका क्या बन गया, कर्ण, ये इसका क्या बन गया, आधार, और ये इसका क्या बन गया, लंब बन गया। तो हम कैसे कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन है अपना, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर आधार अपने पास है डी सी का स्क्वायर, और लंब कौन हो गया, बी सी का स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, डी सी की जो वैल्यू है कितनी है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है वो भी कितनी है, ए स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2a स्क्वायर। तो अपने को बी, सिर्फ बी डी चाहिए, तो बी डी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गया √2 इंटू कितना मिल गया, a। और या सीधा लिख देते हैं यहाँ से, तो एफ बी डी की जो वैल्यू आई है मेरे पास ए क्यू स्क्वायर बटा बी डी का स्क्वायर हो गया ये 2a स्क्वायर। तो इस तरह से अपने तीनों जो फोर्स हैं उनके क्या निकाली है, मान निकाली। लेकिन अब यहाँ देखो कि एफ बी ए और एफ बी सी, ये जो दोनों बल हैं, इन दोनों बलों के बीच ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा, जो अपना सॉरी अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अपने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था कि परिणामी जो बल होता है एफ बराबर अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कितना होता है, कोस थीटा होता है। तो यहां पर देखें कि FBA और FBC, तो FBA की जो वैल्यू है, FBA की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और FBC की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसका मतलब FBA और FBC ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर है। तो अपन क्या करें, यहाँ से वैल्यू यदि रखें तो F बराबर अंडर रूट, देखो F1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, FBA का स्क्वायर प्लस F2 की जगह क्या लिख सकते हैं, FBC, लेकिन FBC तो किसके बराबर है, FBA के बराबर है। तो यहाँ पर भी अपन FBA लिख सकते हैं, FBA का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना बन जाएगा, दोनों सेम है ये, तो FBA का स्क्वायर और कोस कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। करते हैं आगे, डाल देते हैं इसको एक बार। तो देखो ये अपने को क्या मिला अब यहाँ कि F बराबर कितना, FBA स्क्वायर प्लस FBA स्क्वायर, तो कितना हो गया 2FBA स्क्वायर, तो अंडर रूट 2FBA का स्क्वायर और प्लस ये कितना है, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई, तो कितना 0 हो गया। तो अपने पास मिल गया F, इसको F डैश दे देते हैं एक बार, F डैश बराबर अपने को मिल गया अंडर रूट 2 इंटू FBA का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है, ये वर्गमूल, तो ये कट जाएंगे आपस में, और कट जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, FBA मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से F डैश की वैल्यू मिल गई। और इन दोनों की ये जो बल है F डैश, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों बलों के कहाँ होगी, मध्य में होगी, क्योंकि दोनों बलों का जो देखो परिमाण है वो अपने FBA और FBC कैसा है, बराबर है। तो इसलिए परिणामी, इन दोनों का परिणामी बल होगा वो इन दोनों के कहाँ होगा, मध्य में, मतलब 45 डिग्रीज पे होगा। तो ये जो है नया बल F डैश, जिसको अपन ने कहा ये F डैश
और एफ बी डी दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो सेम है तो परिणामी जो बल होगा वो कितना होगा, इन दोनों के क्या होगा, योग के बराबर। मतलब परिणामी जो बल होगा वो होगा एफ डैश प्लस एफ बी डी के योग के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो दोनों की वैल्यू रखते हैं यहां पर, यहां रख देता हूं एक और वैल्यू बराबर। एफ डैश की जो वैल्यू आई वो आई अपने पास √2 एफ बी, तो एफ बी ए जो है उसकी वैल्यू भी रख देता हूं यहां पर, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, के क्यू स्क्वायर बटा कितना है, 2a का स्क्वायर। तो यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये इसको मिटा देते हैं यहां से एक बार। टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो चलो, तो यहां से अपने को ये हुआ एफ बराबर, तो देखो दोनों में से अपने पास यहाँ पर क्या है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो कॉमन ले सकते हैं अपन। तो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अपने को यहाँ बच गया √2 प्लस 1/2। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, कि किसी एक आवेश पर अन्य जो आवेश हैं उनके कारण लगने वाला बल कितना होगा, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ये वाला जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर ये आते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऊपर क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि एफ यदि समान आवेश हैं वो किसी वर्ग के कोनों पे रखे हुए हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर √2 प्लस 1/, कितना होगा, 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश है, अक्ष के ऊपर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर और 8 मीटर, और डैश डैश का मतलब है कि ये कहाँ तक रखे गए हैं, अनंत तक रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे, तो मूल बिंदु पर रखे एक कूलम आवेश के ऊपर क्या निकालना है, बल का मान ज्ञात करना है। तो ये अपने अक्ष बना लिए, ये मूल बिंदु हो गया O, और ये अपने अक्ष कहाँ तक है, ये अनंत तक है, अनंत तक चलेगा। तो यहाँ कहा गया कि कहाँ कहाँ आवेश रखे गए हैं, देखिए ये बिंदु A है जो 1 मीटर की दूरी पर है, B बिंदु है वो 2 मीटर की दूरी पे रखा गया है, C जो है बिंदु है वो कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे है, D बिंदु ले लिया 8 मीटर पे है, और सभी जगह कितना कितना आवेश है, 4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ Q की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोकूलम सभी पे बराबर है, यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q आवेश है, और यहाँ पर भी Q आवेश है। अब कहता है कि ये जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु O, इसके ऊपर कितना रखा गया है, 1 कूलम। यहाँ लिख देते हैं कि Q इक्वल टू कितना है, 1 कूलम का आवेश रखा गया है। तो इस पर बल ज्ञात कीजिए इन आवेश, मतलब A के कारण 1 कूलम पर लगने वाला बल, B के कारण, C के कारण, D के कारण, मतलब सभी के कारण जो अनंत तक फैले हुए हैं, इन सब के कारण जो 1 कूलम आवेश है इसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो अब यहाँ देखें कि ये 1 कूलम है, ये भी अपने को पॉजिटिव है, 4 माइक्रोकूलम है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये सभी जो है आवेश 4 माइक्रोकूलम के आवेश, ये इस 1 कूलम के ऊपर कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, अक्ष के विपरीत होगी।
अक्ष अक्ष के विपरीत होगी, क्योंकि ये सभी इस दिशा में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो अक्ष अक्ष कैसी है, ये विपरीत है प्रतिकर्षण के कारण। तो अब अपने को इनकी वैल्यू याद करनी है, तो चलो निकालते हैं। पहला कि ए पर स्थित आवेश के कारण मूल बिंदु ओ पर, तो क्या लिख सकते हैं, एफ ए ओ, कारण एफ बराबर के Q1 इंटू क्यू, कितना लिख सकते हैं इसको एक बार, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस O और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 का क्या कर सकते हैं अपन, स्क्वायर, तो 1 ही हो गया ये अपने पास, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितना हो गया 1। फिर अब B के कारण आवेश F 0B कितना हुआ, K आवेश वही Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस। यहाँ देखिए मूल बिंदु और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो कितना करेंगे, 2 गुणा 2 मीटर सीधा ही मीटर में ही है, तो 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये अपने को मिल गया K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितना हो गया 4। फिर C पर स्थित आवेश के कारण 4 मीटर पर जो आवेश है, तो F0C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा कितना डिस्टेंस है, मूल बिंदु और C के बीच में 4 मीटर, 4 मीटर है। तो 4 का क्या हो गया, स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हुआ तो अपने को क्या मिला, के क्यू स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फिर 8 सेंटीमीटर के 8 मीटर के ऊपर जो स्थित है तो उसको लिख सकते हैं F0D, तो कितना हो गया के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास के कैपिटल Q स्मॉल q बटा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। सॉरी यहाँ पर स्मॉल q ये अपने पास है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से क्या निकाल सकते हैं अपन, अनंत तक के लिए निकाला जा सकता है। तो परिणामी जो बल होगा वो इन सभी के क्या होगा, योग के बराबर। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, इन सबकी अक्ष अक्ष के विपरीत है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, माइनस का क्या लगा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप। और यहाँ पर यदि लगाना चाहिए सदिश रूप में तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या निकाला, सभी बलों का क्या निकालिया, मान निकाले। तो अब अपने को क्या निकालना है, टोटल बल क्या कितना होगा भाई, टोटल बल है तो इन सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो परिणामी जो बल होगा F वेक्टर F बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर F OE प्लस वेक्टर F OB प्लस वेक्टर F OC प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा। तो अब अपन इनकी वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। अब वैल्यू रख देते हैं, तो देखो वेक्टर F इक्वल टू ये अपने को मिल जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 1 माइनस का आई कैप प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 माइनस का आई कैप प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 16 माइनस का आई कैप प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 64 माइनस का आई कैप। तो यहाँ सभी में देख रहे हैं, देखो K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q, सब में कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और माइनस का आई कैप भी सब में क्या है, कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब के अंदर से ये कॉमन ले लेते हैं, ये अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन अपने पास आ गया यहाँ से K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन आ गया। तो सबसे पहले बचा 1/1 प्लस सेकंड नंबर पे बचा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/6
64 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक चलेगा ये, अनंत पदों तक चलेगा। तो अब यहाँ अपन क्या देखेंगे, देखो k की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, ये कितना दिया था, 1 कूलम दिया गया था, तो 1 हो गया 1 कूलम, इंटू स्मॉल क्यू जो है वो कितना दिया गया था, 4 माइक्रो कूलम अपने लिया था, तो 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 इंटू 10⁻, माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 इंटू, अब ये बन गया 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 और 1/64, कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 9 4 जा 36 इंटू 10⁻, ये 9 प्लस का 9 और माइनस का 6, तो 10⁻ कितना गया 3 इंटू, अब यहाँ देखें ये जो है ये क्या बन रहा है, ये मैथ के अंदर एक समीकरण बनती है कि देखो ये पहला पद है, इस पहले पद का इस दूसरे पद के अंदर यदि भाग दें तो अपने को 1/4 मिलेगा, फिर सेकंड पद का इस थर्ड पद के अंदर यदि भाग देते हैं तो भी अपने को कितना मिलेगा, 1/4, फिर थर्ड पद का फोर्थ पद में भाग देते हैं तो भी कितना मिलता है, 1/4 मिलता है। मतलब पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में यदि भाग देते हैं तो सभी में समान संख्या मिलती है, और इसको कहा जाता है सारवय अनुपात। तो क्या कहते हैं, सारवय अनुपात। तो इस तरह से ये इसका एक गुणक है एक, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर जो श्रेणी होती है उसके अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल का जो सूत्र होता है S = A/1 - R, जहां R जो है इसको अपने कहा सारवय अनुपात, सारवय अनुपात, इसकी जो वैल्यू है वो अभी अपने पास कितनी आई, 1/4, और ये A जो है ये क्या है, प्रथम पद है, और इस प्रथम पद का मतलब ये वाली वैल्यू, ये प्रथम पद आपका, तो ये प्रथम पद है तो इसकी प्रथम पद की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से अपने पास S की जो वैल्यू आई, अनंत पदों का जो योग आया वो कितना आया, 1/1 - 1/4, तो इसको सरल करेंगे तो ये 1/3 कितना हो गया, 4, तो 4 ऊपर चला गया तो 4 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ अपने पास लिख सकते हैं हम 4/3, डिवाइड करते हैं इसको, ये भाग दे देते हैं इसका 3 का भाग, तो कितने बार चला गया, 12 बार, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो 12 4 कितने हो गए, 48, 48 इंटू कितना बच गया अपने पास, 10⁻3, तो लगने वाला जो परिणामी बल है उसकी वैल्यू कितनी आई, 48 इंटू 10⁻3 न्यूटन, और इसके अंदर माइनस का आई कैप, मतलब अक्ष अक्ष के विपरीत अपने को क्या मिलती है, इसकी वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से अपन अनंत पदों का जो योग, अनंत पदों तक यदि कोई आवेश रखे गए तो उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी के अंदर, गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, इस गुणोत्तर श्रेणी के अंदर अनंत पदों का योगफल कितना होता है, S = A/1 - कितना होता है, R होता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या कहा गया, तेल की एक बूंद है, उसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, और यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के अंदर संतुलन अवस्था में बनी हुई है, और इसका जो घनत्व है वो दे रखा है 1.26 इंटू 10⁻³ कितना, 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अपने को ज्ञात करना है बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है, आर कैलकुलेट करना है अपने को यहाँ पर। तो क्या कहा गया, देखो एक पानी की, ये तेल की बूंद है, ये एक तेल की बूंद है, इसके ऊपर क्या कहा, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब क्यू की जो वैल्यू है, आवेश जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 12 कितना हो गया, ई हो गया। अब ये स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर संतुलन अवस्था में रखी गई है, तो जब ये कोई तेल की बूंद है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई क्या है, मास द्रव्यमान है, ये अहम द्रव्यमान है।
तेल की बूंद का द्रव्यमान है m। अब किसी भी वस्तु का यदि द्रव्यमान है तो वो क्या करेगी, उसको यदि अपन छोड़ेंगे तो वो कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। और नीचे की तरफ गिरेगी तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है जिससे ये संतुलन अवस्था में बनी। इसका मतलब द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो इसको कहाँ धक्का मारना चाहिए, ऊपर की तरफ धक्का मारना चाहिए। तो ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। तो यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो गुरुत्वाकर्षण जो बल है तो किसके बराबर होता है, F बराबर mg। ये जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय बल है, ये गुरुत्वाकर्षण। अब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके कैसा रहेगा, विपरीत, ऊपर। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रहेगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कितनी देर की है, ई तीव्रता देर की है। ई की वैल्यू कितनी देर की है, 2.55 इंटू 10 की पावर है ना 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये अपने को वैल्यू दे रखी है। तो ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ये एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब कहा कि भाई ये जो बूंद है ना ये कौन सी अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। तो अपने पहले भी पढ़ा था कि भाई कोई वस्तु यदि संतुलन अवस्था में है तो संतुलन अवस्था में इसका मतलब उस पर लगने वाला एफ परिणामी बल, एफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। एफ नेट 0 होने का मतलब है कि उस वस्तु पर दोनों जो बल है, ये तो देखो एफ ई और एफ जी जो बल लग रहे हैं ये दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, बराबर होने चाहिए। एफ इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में बराबर होने चाहिए। और दिशा जो है इनकी वो कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तभी ये जो बूंद है तेल की ये कौन सी अवस्था में रहेगी, संतुलन अवस्था में रहेगी। तो अपने को एक कंडीशन यहाँ से मिली कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत जो बल है उनकी जो वैल्यू है ये आपस में कैसी है, बराबर, जिसकी वजह से संतुलन अवस्था के कारण बराबर है। तो अब अपने को निकालना है बूंद की त्रिज्या। तो देखो बूंद की त्रिज्या का इस फॉर्मूले से क्या रिलेशन है, यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। तो पहले तो इसको सरल करते हैं एक बार कि, लेकिन यहां पर एक चीज दी गई कि तेल का क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। अब और अपने पास यदि अपन कहें कि इस बूंद का द्रव्यमान अपन ने कितना माना, m माना, तो देखो द्रव्यमान, घनत्व और त्रिज्या, इनमें क्या है एक संबंध है। क्योंकि बूंद है, गोल है, और अपने को पता है कि यदि कोई गोलाकार वस्तु है, गोलीय कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, घनत्व कितना है, रो है, और त्रिज्या जो है उसकी कितनी है, r है। तो अपन क्या लिखते हैं कि घनत्व है बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और घनत्व कितना है, रो, द्रव्यमान अपने कहा कितना, m, आयतन क्या है, वस्तु कैसी है, गोलाकार, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरह से अपने पास एक चीज यहां देखो क्या मिल रहा है अपने को, यहां पर कि भाई r मिल रहा है जो क्या है, बूंद की त्रिज्या है, मतलब इसकी जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कितनी है, r है यहां पर। तो अब अपने को तो ये रेडियस निकालनी है, रेडियस निकालने तो क्या करें, इसका पक्षांतर करें। पक्षांतर करेंगे तो यहां पर मिलेगा अपने को r क्यूब बराबर m अपॉन, ये 3 कहां चला गया ऊपर, अपॉन 4 पाई इंटू कितना हो गया, रो मिल गया। तो अब यहां से अपने को क्या है, देखो रो की वैल्यू है वो अपने को दे रखी है, तो अपने को क्या चाहिए, इस बूंद का द्रव्यमान चाहिए कि द्रव्यमान कितना है। अब ये द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का जो अपने पास कंडीशन मिली थी यहां से देखते हैं क्या है। क्या है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे हैं, बराबर है। अभी अपने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। और विद्युत जो बल है कि जब किसी q आवेश को E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F बराबर Q इंटू कितना होता है, E होता है। तो इस तरह से अपने को क्या मिल गया यहाँ से, F बराबर Q इंटू E बराबर Fg कितना है, mg के बराबर। तो यहाँ से m अपने को चाहिए तो g का पक्षांतर कर देते हैं। तो m इक्वल टू ये अपने पास हो गया QE अपॉन कितना हो गया, g हो गया।
अब यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू अपने को पता है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 पॉइंट कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्यू क्या है, आवेश। तो देखो अपने क्या लिखा है यहाँ पर कि कितना आवेश है, 12 बूंदों 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या है, आवेश है। तो क्यू की जो वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो इस तरह से एम इक्वल टू कितना हो गया, 12 ई। ई की वैल्यू अपने पास है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपोन कितना है, जी है। तो अब इनकी क्या करते हैं, वैल्यू रख दें। चलो वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो अपने पास हो गया आर क्यूब बराबर 3 इंटू एम की वैल्यू आ गई 12 ई इंटू कैपिटल ई अपॉन 4 पाई रो और नीचे कितना गया, जी आ गया। तो इस तरह से अब अपने पास यहाँ ई की वैल्यू अपने को दे रखी है 2.5 इंटू 9। स्मॉल ई जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। जी की वैल्यू अपने पास है ही कितना, 9.8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और रो की जो वैल्यू है, घनत्व है, वो अपने को दिया गया 1.26 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसको यहाँ से वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, सोल्व किया जा सकता है। तो इसको सोल्व करें और देखें कि आंसर कितना आता है। तो जब भी कोई संतुलन अवस्था के अंदर है, बूंद है, तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, संतुलन अवस्था में होने का मतलब उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर बूंद है, उसको संतुलन अवस्था में बनी, इसका मतलब किसमें, विद्युत क्षेत्र में बनी हुई है। तो वो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ लगने वाला है, ऊपर की तरफ लगने वाला है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम आवेश के ऊपर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को क्या दे दिया, आवेश दे दिया Q, बल की वैल्यू दे दी F, और पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैलकुलेट करनी है। तो देखो अपने पास विद्युत क्षेत्र की अपने क्या पड़ी थी, परिभाषा पड़ी थी कि E बराबर F अपॉन कितना होता है Q। तो यहाँ से E इक्वल टू एफ की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितना है, 2.25 न्यूटन अपॉन Q आवेश दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की घात माइनस 4। सोल्व कर लेंगे इसको। 2.25 अपॉन 5, 10 की पावर 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये 10 की पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं अपन एक बार। पॉइंट को हटा दिया यहाँ से, पॉइंट को हटा दिया तो ये कितना हो गया, 28, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 का इसमें भाग दे देते हैं, तो 5 20, 2 बच गए और 5 25। तो ये कितना बन गया, E इक्वल टू 4500। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लगाना है, मात्रक लगाना है। मात्रक क्या है, देखो F क्या है, बल, न्यूटन, आवेश क्या है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतना क्या रहेगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि NaCl अणु के अंदर Na+ और Cl- आयनों के मध्य की क्या दे रही है, दूरी दे रही है 1.28 एंगस्ट्रम। तो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की क्या ज्ञात करो, गणना करो। तो अपने क्या पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को अपने किससे रिप्रेजेंट किया था, P से, और P बराबर क्या था, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसको अपने 2 लिखा था। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 2a, इस पूरे 2a का मतलब क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये है। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, NaCl एक अणु है, तो यहाँ पर Na+ और Cl-, ये 2 ध्रुव बन गए, एक Na+, ये प्लस और Cl-, तो ये नेगेटिव।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको अपने 2a कहा था, ये पूरी की पूरी जो 2a है ये कितनी है 1.28 एंगस्ट्रम है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे P इक्वल टू Q, देखो Q की वैल्यू कितनी होगी, इस पर कितना है +1 और इस पर कितना -1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो इसके बराबर, Q बराबर कितना हो गया E इंटू ये कितना है 2a की वैल्यू कितनी है 1.28 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब है 10 की घात -10 मीटर। E की वैल्यू कितनी है अपने पास 1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है -19 और ये हो गया 1.28 गुणा 10 की घात -10। तो मल्टीप्लाई कर लें और क्या कर ले सोल्व करें और आंसर को देखेंगे क्या आता है। अब अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्या है यहाँ पर HCl एक अणु है तो 10 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मतलब ये अपने को किसकी वैल्यू दी गई है E की वैल्यू दी गई है विद्युत क्षेत्र की। यदि इस द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से ये सूर्य कोई किस्म का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए और द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 1.6। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बार कि कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या कहा गया है कि एक द्विध्रुव है और अपने क्या पढ़ा कि यदि कोई द्विध्रुव है उसको ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना डिग्री कोण पे रखा जाए थीटा डिग्री कोण पे यदि रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा टो बराबर अपने क्या पढ़ा था टो बराबर पीई इंटू कितना साइन थीटा पढ़ा था। तो यहां पर टो बराबर पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी 2a जिसे अपने परिचय कहते थे इंटू ई और इंटू कितना है साइन थीटा। तो क्या HCl है तो H प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर भी कितना आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो द्विध्रुव की लंबाई कितनी देखिए 1.6 एंगस्ट्रॉम 1 ये एंगस्ट्रॉम में है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो 1.6 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 की घात -10 मीटर इंटू ई क्या है विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 10 वोल्ट इंटू साइन थीटा। थीटा अपने कितना ले लिया 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और 1.6 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 और साइन 60 का मान कितना है √3 बटा कितना होता है 2 होता है। इस तरह से इसको अपन क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आंसर आता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो इस तरह से अपने पास पहले चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनकी अपन ने क्या की चर्चा की। आप भी जो बुक्स के क्वेश्चन हैं उनको निकालें, इनको बार बार निकालें ताकि आपको क्या हो प्रैक्टिस हो। कॉन्सेप्ट जितने बार ज़्यादा न्यूमेरिकल निकालोगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए बार बार इसको क्या करें सरल करें क्वेश्चनों को। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो का क्या मिल सके लाभ मिल सके। धन्यवाद।